अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी नागफनी। नेक्स्ट एपिसोड। अगले रोज शाह लतीफ़ डे के सिलसिले में स्कूल में तातील थी। तातील ना होती तब भी स्कूल ना जाता। रक्षी की मोहब्बत हासिल करने का जो तरीका मैंने सोचा था उस पर फूल के ताउन ही से अमल किया जा सकता था। नाश्ते से फारिग होते ही मैंने मैदान के पार झोंपड़ियों का रुख किया। वहाँ अफरा तफरी फैली थी। झोंपड़ियों में रहने वाले अपना अपना सामान उठाकर मैदान में रख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ क्रेन के जरिए झोंपड़ियों को तोड़ा जा रहा था। हंगामा आराई से महफूज रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। किसी से पूछने की जरूरत पेश नहीं आई। पूछे बगैर ही कुर्बो जवार के तमाशबीन राहगीरों की आपस की गुफ्तगू से मालूम हो गया कि जमीन के मालकान फ्लैट बनाने वाले हैं। इसलिए झोंपड़ी में रहने वालों को बार बार नोटिस देने के बाद पुलिस की मदद से बेदखल किया जा रहा है। मेरी नजरें इधर उधर दौड़ते भागते हुए मर्दों, औरतों और बच्चों में फूल को तलाश कर रही थी, लेकिन उनमें फूल शामिल नहीं थी। हिम्मत करके एक औरत से पूछने की कोशिश की तो उसने लहंगा संभालते हुए फूल को इतनी बेहुदा गाली दी कि मैं डरकर कई कदम पीछे हट गया। ताहम उसकी गाली से इतना फायदा जरूर हुआ कि उन लोगों में मुझे फूल के ना होने का यकीन हो गया। मैंने सिविल अस्पताल के जनाना वार्ड में उसे मशवरा दिया था कि वो अपनी झोंपड़ी में वापस चली जाए और जैसे तैसे रात गुजार कर मस्जिद के पिछवाड़े रहने वाले शेख जी के घर पहुंच जाए, क्योंकि उनकी लड़कियां उसकी हमदर्द और बही ख्वाह थीं। शायद उसने मेरे मशवरे पर अमल किया हो और आजकल शेख जी के ही घर में रह रही हो। शेख जी का मकान तलाश करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी कि अंदर जाने के लिए इजाजत लेना पड़ती। सीधा घर में चला गया। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी होने के बायस उनकी तीनों लड़कियां घर ही पर थीं। मैंने फूल के बारे में दरियाफ्त किया तो तीनों की तीनों मेरे पास आ खड़ी हुई। सबसे बड़ी ने पूछा, फूल से तुम्हें क्या काम है? एक जरूरी काम, मैंने कहा। मुझे अफसोस है कि मैं आपको इसकी नौयत से आगाह नहीं कर सकता। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। तुम्हें मालूम नहीं कि फूल झोंपड़ियों में रहती है? उसे वहीं देखना चाहिए। उधर ही तलाश करके आ रहा हूँ, वो झोंपड़ियों में नहीं है। वहां रहने वालों को बेदखल करके झोंपड़ियों को गिराया जा रहा है। किसी से दरियाफ्त नहीं किया था। क्या जवाब मिला? जवाब में गंदी सी गाली सुनने को मिली। तीनों लड़कियां मुस्कुराईं। फिर पहली लड़की हस्बे साबिक संजीदा हो गई। तुमसे किसने कहा कि फूल हमारे यहाँ हो सकती है? किसी ने नहीं। इल्मे गैब जानते हो? जी नहीं। फिर फूल को ढूंढते हुए हमारे घर क्यों चले आए? फूल ने कहा था। मैंने झूठ बोला, लेकिन बात सही बताई। अस्पताल में उसने बताया था कि वो वहां से माँ बाप के पास जाएगी, रात को वहीं रहेगी और सुबह होते ही आपके यहाँ आ जाएगी, क्योंकि आप सब उस पर बहुत मेहरबान हैं। कमीनी कहीं की, सबने जेरे लब कहा। कब की बात कर रहे हो? बड़ी ने पूछा। जिस सुबह को दीदारे ने तकिए से उसका सांस रोककर उसे हलाक करने की कोशिश की थी, उसी शाम को। तुम उसे किस तरह जानते हो? जिस तरह आप जानती हैं। मैंने दूसरा झूठ बोला। वो हमारे यहाँ पानी लेने आती थी। एक बार उसने मेरे घर का झाड़ू पोछा भी किया था। आखिर आप बताते क्यों नहीं कि वो यहाँ है या नहीं? फूल यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? जहन्नुम में। लड़की ने नफरत से जवाब दिया। जाओगे वहां? पता बता दीजिए, वहां भी चला जाऊंगा। आपा, तुम तो पंजे झाड़कर सबके पीछे पड़ जाती हो, उनमें से सबसे छोटी ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, फूल हमारे यहाँ आई थी, लेकिन उसकी हरकतें अच्छी नहीं थीं। हमने दूसरे ही दिन उसे घर से निकाल दिया। बड़ी लड़की ने घूर कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें कब अकल आएगी नाजो? छोटी ने बड़ी की बात को सुनी अनसुनी करते हुए मुझसे कहा, अब क्यों खड़े हो? चलते फिरते नजर आओ। इतना और बता दीजिए कि वो कहाँ गई है? तुम्हें भेजा किसने है? बड़ी ने बिगड़ते हुए पूछा। खुद ही आया हूँ। क्या और भी कोई उसकी तलाश में है? जाओ बाबा जाओ, उस लड़की ने कहा जिसका नाम नाजो था। बड़ी बोली, खुद आए हो या किसी के भेजे हुए हो, अच्छी तरह से समझ लो कि हमें फूल के बारे में कुछ नहीं मालूम। ना जाते वक्त बता कर गई, ना बाद में उसका कोई पता चला। अब आई भी तो हम उसे घर में नहीं घुसने देंगे, नाजो ने कहा। कम से कम उस शख्स का नाम तो बता ही दीजिए जो उसे ढूंढता हुआ आया था। पुलिस आई थी, फूल के माँ बाप आए थे, और भी ना जाने कौन कौन आया था। बड़ी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दरवाजे की जानिब धकेलते हुए कहा, हमदर्दी का तो जमाना ही नहीं है। बदमाश एक दिन एक रात यहाँ रहकर चंपत हो गई, मुसीबत में हमें डाल गई। मैं बाहर निकल रहा था कि घर में दाखिल होने वाले एक मुअम्मर शख्स से टक्कर हो गई। कौन हो तुम? उन्होंने मुझे रोक कर पूछा। मैं नदीम हूँ जी। यहाँ क्यों आए थे? फूल की तलाश में आया था। उसी फूल की तलाश में जो झोंपड़ियों में रहा करती थी। जी हाँ। आपको मालूम है उससे कहाँ मुलाकात हो सकती है? मालूम होता तो मैं तुम्हें यहाँ नजर नहीं आता। उन्होंने लंबी सांस ली। जालिम 36 घंटे भी तो यहाँ नहीं रुकी। मैंने गौर से उनकी तरफ देखा। अच्छा, तो ये थी वजह। बड़े मियाँ उस पर मर मिटे थे। लड़कियों ने इसीलिए फूल को घर से निकाल दिया।
सुनो मियाँ साहिबजादे, मुझे जाता देखकर वो बोले, फूल का कुछ पता निशान मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं इसी घर में रहता हूँ। उनसे छुटकारा हासिल करके मैंने एक दुकान से लालू खेत थाने पर फोन किया। मेरा नाम नदीम है, थोड़ी सी जहमत तो होगी। वारिस साहब जहाँ कहीं भी हों उन्हें मुतला कर दें कि मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ। वारिस साहब लापता हो चुके हैं। जी के जवाब में दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। मैं हेलो हेलो करता और फ़ोन खटखटाता रह गया। वहाँ से मायूस होकर जोहराबाद के थाने के नंबर डायल किए। मैं वारिस साहब तक एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, सॉरी, जवाब मिला। इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैंने रिसीवर रखते हुए बेचारगी से दुकानदार की तरफ देखा। फ़ोन करने के मुआवजे के तौर पर 3 रुपये अदा किए और एक बार फिर मैदान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मैदान में झोंपड़ियों में रहने वाले मर्द और औरतें अपने अपने सामान के पास बैठे थे। उनके बच्चे मैदान में दौड़ते फिर रहे थे। एक मुकाम पर एक तन्हा औरत को टूटे हुए टीन के बॉक्स, चिमटे, फूकनी, तवे और चंद मैले बर्तनों के दरमियान बैठा देखकर मैं सीधा उसके पास चला गया। बड़ा जुल्म हुआ है तुम लोगों को, मैंने उस औरत से कहा। औरत ने उस हिस्से की तरफ देखा जहां थोड़ी देर कबल झोंपड़ियां हुआ करती थीं, मगर अब वहां टूटी हुई झोंपड़ियों के ढेर लगे थे। 2 अफराद हाथों में फीते लिए जमीन को नाप रहे थे, जबकि आधे दर्जन लोग एक तरफ खड़े कांस्टेबलों से बात कर रहे थे। सारा वबाल जुम्मन की अम्मा का है, उसने इस तरह कहा जैसे मुझसे नहीं, अपने सामने रखे हुए शिकस्ता बॉक्स से बात कर रही हो। वो कत्ल ना होती तो हम भी घर से बेघर न होते। इन लोगों ने तुम्हें कोई मुआवजा नहीं दिया, हर झोंपड़ी वाले को 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, मगर हमारे आदमियों की मत मारी गई थी। उन्होंने कहा 5-5 हज़ार से कम पर झोंपड़ियां नहीं हटाएंगे। फिर वो पुलिस को लेकर आ गए। 2 आदमियों ने दंगा करने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। 2 हज़ार छोड़ 200 भी नहीं मिले। अब क्या करोगी? कुछ लोग मुनासिब जगह की तलाश में गए हुए हैं। जगह मिल जाएगी तो उधर चले जाएंगे, वरना यहीं आसमान तले पड़े रहेंगे। तुम्हारी झोंपड़ियों में फूल नाम की एक लड़की हुआ करती थी। हाय मेरी अम्मा, तुम भी उसके चाहने वालों में से हो? नहीं, ये बात नहीं है। कलमुही ने बूढ़ों, जवानों और तुम जैसे बच्चों तक को अपना दीवाना बना रखा है। गलत मत समझो। फूल हमारे घर पानी भरने आती थी। फूल पानी भरने आती थी? हाँ, और कभी कभी हमारे घर में झाड़ू पोछा भी कर दिया करती थी। लो और सुनो, फूल पानी भरने और झाड़ू पोछा करने जाती थी। बेवकूफ़, किसी और को बनाना लड़के। क्या दीदार मर गया था जो वो पानी भरने जाती? वो सुबह शाम पाबंदी से उसके मटके इस तरह भरा करता था जैसे उसका चाकर हो। कह रहे हो झाड़ू पोछा करती थी? वो झाड़ू पोछा क्या करेगी? जिसने इस डर से कि हाथ भद्दे और सख्त हो जाएंगे कभी एक रकाबी तक नहीं धोई। मुझे कोई जवाब नहीं सूझा। बात बदलकर गुस्सा करता हुआ बोला, उलट सुलट बातें करने से क्या फायदा? ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें फूल के मुतल्लिक कुछ भी नहीं मालूम? उसके बाप से पूछो। उसने झोली भर रुपए लेकर अपनी बेटी को किसके हवाले कर दिया है? कौन है उसका बाप? मैंने मर्दों की टोली की तरफ देखते हुए कहा। औरत हंस पड़ी। बहुत बेचैन हो रहे हो नामुराद के लिए? फिर उसने एक जानिब इशारा किया। उस बड़ी बड़ी मूंछों वाले को देख रहे हो? वो जिसने अपने गले में लाल रुमाल बांधा हुआ है, वही फूल का बाप है। मैं औरत को हंसता छोड़कर फूल के बाप के पास पहुंचा। वो चंद लोगों के दरमियान बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था। सुनो, मैं फूल के बाप से मुखातिब हुआ। मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। क्या मेरे साथ सामने वाले खंबे तक चल सकते हो? चल सकता हूँ, लेकिन चलूंगा नहीं, उसने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा लगाया। उसके साथी भी हंसने लगे। सब अपने ही बंदे हैं, कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने चंद सेकंड तक गौर किया, फिर बहाना बनाता हुआ बोला, मेरी अम्मा ने मुझे फूल का पता मालूम करने भेजा है। अम्मा ने भेजा है या तुम खुद उस हरामजादी का पता करने आए हो? अम्मा ने भेजा है, मैंने मासूमियत से कहा। वो क्या करेंगे उसका पता मालूम करके? मुझे क्या खबर, शायद उन्हें फूल को कोई चीज़ देना है। अपनी अम्मा से वो चीज़ मुझे ला कर दे दो, मैं उस तक पहुंचा दूंगा। नहीं, वो उसे खुद देना चाहती हैं। सच सच बताना, झूठ मत बोलना, फूल के बाप ने लुत्फ लेते हुए पूछा। तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हें नहीं भेजा है? नहीं, अब्बा तो फूल को जानते तक नहीं। मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन गया। फूल कहाँ मिलेगी? अब्बा या अम्मा, जिस किसी ने भी भेजा है उसे कह देना कि फूल पराया धन थी, चली गई, अब उसे सब्र कर ले, किसी को उसका पता मालूम नहीं। मगर अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें उसका पता मालूम है। कब कह रहा था? क्यों दोस्तों? उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। मैंने कब कहा था कि मैं हरामजादी का पता जानता हूँ? नहीं, सबने सर हिला दिए। एक बार भी नहीं कहा। कहा था, मैंने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। तुमने कहा था कि अपनी अम्मा से वो चीज़ लाकर दे दो जो वो फूल को देना चाहती हैं, तुम उसे फूल तक पहुंचा दोगे। उस आदमी ने दोबारा कहका लगाया, तुम्हें तो जासूस वासूस होना चाहिए, जुबान पकड़ते हो। चीज़ लाकर दे दो, फूल तक पहुंच जाएगी, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएगी। वो हरामजादी इतनी भी हरामजादी नहीं है कि कभी बाप से मिलने ही ना आए। क्या वाकई तुम्हें इल्म नहीं कि फूल कहाँ है? वो खड़ा हो गया। उसने हाथ का सिगरेट
जमीन पर फेंक कर बुरी तरह से पांव से रगड़ दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे खंबे की तरफ ले गया। 100 रुपए हैं तुम्हारे पास? उसने पूछा। नहीं, मैंने इनकार में सर हिला दिया। शाम से पहले पहले 100 रुपए ले आओ, तुम्हें उस हरामजादी का पता बता दिया जाएगा। मैं तो 1 रुपया भी नहीं ला सकता, तो मैं पता भी नहीं बता सकता। मैं जाने के लिए मुड़ा, फिर घूम कर बोला, कोशिश करता हूं तुम यही हो ना? शाम तक तो यही हूं, हो सकता है रात भी यहीं गुजारनी पड़े, लेकिन रात के धोखे में मत रहना। हमारे आदमी ठैया ठिकाना तलाश करने गए हुए हैं। कोई अच्छा ठैया मिल गया तो सूरज ढलते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे और तुम टापते रह जाओगे। उस रोज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली चोरी की। अम्मा जी की दिली आरजू थी कि मरने से पहले उन्हें और अब्बा जी को हज की सआदत नसीब हो। घर के खर्च के लिए उन्हें जो रकम मिलती थी उसमें से बचा बचा कर उन्होंने 7,000 रुपये जमा कर लिए थे। वो रुपए उनके कमरे की अलमारी की दराज में कपड़े के एक थैले में रखे थे। दराज मुकफ्फल रहती थी, लेकिन उसकी कुंजी रोजमर्रा इस्तेमाल के कुंजियों के गुच्छे में थी और गुच्छा बावर्ची खाने की एक ऐसी कील में लटका रहता था जिसे फलों और तरकारियों की फ्रेमशुदा तस्वीरों से छुपाया गया था। मैंने अम्मा जी से कहा, मुझे अपने कोर्स की इंग्लिश किताब नजर नहीं आ रही। ऐसा मालूम होता है कि कल जब गजल ज्योमेट्री पढ़ने आई थी उसकी किताबों के साथ ही मेरी किताब भी चली गई। आपको थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, जरा गजल के घर जाकर मालूम कर लें। मुझे उस किताब के एक इक्तबास का तर्जुमा करके कल स्कूल ले जाना है। तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? अम्मा जी ने पूछा। हालांकि वो मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी कि जाने को तो मैं पड़ोस के हर घर में जाता था, मगर बड़ी उम्र की औरतों से एक अजीब सा हिजाब महसूस किया करता। आप ही चली जाइए। अगर वो मेरी आदत से वाकिफ थी तो मैं भी उनकी आदत से वाकिफ था कि अम्मा जी जब भी गजल के घर जाती थीं कम से कम वहां आधा घंटा जरूर लगाती थीं। इससे कबल तो उनकी वापसी हो ही नहीं सकती थी। वो मेरे कहने पर गजल के घर चली गईं। उनके जाते ही मैंने फ्रेम के पीछे से कुंजियों का गुच्छा निकाल लिया। उसी लम्हे गजल आ गई। मेरी किताबों में तो आपकी कोई किताब नहीं है भाई जी। मिल गई, मैंने कहा। पलंग के नीचे गिर गई थी। इधर उधर ढूंढकर समझा कि शायद गलती से तुम ले गई हो। अम्मा जी क्या कर रही हैं? अम्मी के पास बैठी पान खा रही हैं और वसीम भाई और रक्षी बाजी की बातें कर रही हैं। छोटे मामू की शादी के बाद अम्मा जी के लिए भाईजान और रक्षी की बातों के अलावा कोई दूसरा मौजू ही नहीं था। वो उन्हें चांद सूरज की जोड़ी कहा करती थी। ठीक है, अब जाओ, अम्मा जी को बता देना कि किताब मिल गई है। गजल जाते जाते रुक गई। क्या ख्वाब सच्चे होते हैं भाई जी? हाँ, सुना तो है कि कुछ ख्वाब सच्चे होते हैं, मैंने कहा। अगर तुमने कोई ख्वाब देखा है तो शाम को जब ज्योमेट्री पढ़ने आओ उस वक्त सुनाना। इस वक्त मुझे स्कूल का बहुत ज़रूरी काम करना है। शाम को तो छुट्टी है। रक्षी के अब्बू ने शाह लतीफ डे के सिलसिले में बड़ी शानदार दावत का इंतजाम किया है। रेडियो और टीवी के बहुत से फनकार आ रहे हैं। रक्षी बाजी ने आपको नहीं बुलाया? रक्षी हमेशा मुझे मदऊ किया करती थी, पहली बार उसने नज़रअंदाज किया। मेरे मुंह से हल्की सी आह निकली। नहीं। फिर बात बनाते हुए बोला, आजकल मेरी और रक्षी की खट्टी चल रही है। आपको रक्षी बाजी से खट्टी नहीं करनी चाहिए, गजल ने कहा। अब तो वो आपकी भाभी बनने वाली हैं। दफा हो जाओ, मैंने आंखें निकाल कर कहा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। देखो गजल, अगर तुम नहीं गई तो मैं मार बैठूंगा। गजल सटपटा सी गई और मेरे बिगड़े हुए तेवर देखकर फौरन ही 9-11 हो गई। रक्षी के घर होने वाली उस तकरीब का जिक्र करके कि जिसमें मुझे नहीं बुलाया गया था, गजल ने मेरे जिस्म के रुएं रुएं में आग लगा दी थी। जरूरी हो गया था कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके नागफनी से उसका सौदा कर लिया जाए, ताकि एक बार फिर मुझे उसकी मोहब्बत हासिल हो सके। अच्छी तरह यकीन था कि नागफनी मुझे वालेहाना तौर पर चाहेगी। रक्षी की जान लेकर मैं उसे खो नहीं रहा था, रक्षी को और उसकी मोहब्बत को हासिल कर रहा था। गजल के जाते ही मैंने घर के गेट में ताला लगाया। हालांकि रात के वक्त भी उसमें ताला नहीं लगता था, सिर्फ उनके दोनों कुंडे बंद कर दिए जाते। इस काम से फारिग होकर अम्मा जी के कमरे में गया। अलमारी खोली, कमरे का दरवाजा खोला। पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। इस ख्याल से नहीं कि मैं जिंदगी की पहली चोरी कर रहा था, और न इस ख्याल से कि मेरे सामने जो छोटे बड़े नोट रखे थे वो एक मुकद्दस फरीजे की अदायगी के लिए जमा किए गए थे। जिस्म के थरथराने की असल वजह इस बात का तसव्वुर था कि मुझे फूल का पता मालूम होने वाला था, और फूल के जरिए जो मेरी ख्वाहिश सुनते ही खुशी से फूली न समाती, रक्षी की मोहब्बत हासिल होने वाली थी। सबसे पहले मैंने 100 रुपये का एक नोट निकालकर जेब में रखा। फिर एहतियातन इसी मालियत के 2 और नोट निकालिए कि शायद ऐन वक्त पर फूल का बाप मुकर जाए और ज्यादा रकम का तकाजा करने लगे। फिर सोचा कि 300 रुपये तो फूल का बाप हथिया लेगा। कुछ छोटे मोटे अखराजात मेरे अपने भी हैं। मुझे 1-1 रुपये के लिए अम्मा जी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। रक्षी को खत्म करने के ज़मन में भी रकम की ज़रूरत पेश आ सकती है। ऐसा सुनहरा मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। बस मैंने मुट्ठी भर नोट और निकाल लिए। उनमें छोटे बड़े सभी किस्म के नोट थे। बहुत बाद में जब थाने में नोट गिने गए तो मुट्ठी में आने वाले नोट
226 रुपए के निकले। दराज को मुकफ्फल करके, अलमारी बंद करके, गेट के ताले को खोल के और बावर्ची खाने में फ्रेम के पीछे कुंजियों का गुच्छा लटका के अम्मा जी की वापसी का इंतजार करने लगा। वो तो गजल के घर जाकर ही बैठ गई थी, किसी तरह आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी खुद साख्ता चांद सूरज की जोड़ी का जिक्र छिड़ता था तो वो न दीन की रहती थी न दुनिया की। मुझे अच्छी तरह याद था कि एक बार कुछ मेहमानों से भाईजान और रक्षी की बातें करते हुए उन्होंने मगरिब की नमाज तक कज़ा कर दी। ईशा के वक्त याद आया था कि आज तो नमाज मगरिब भी नहीं पढ़ी। तकरीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद मैंने गजल के दरवाजे पर जाकर गजल को बुलाया। वो डरी डरी सी आई। अम्मा जी क्या कर रही हैं? चाय पी रही हैं और समोसे खा रही हैं, उसने कहा। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं भाई जी? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुआ। अम्मा जी से कह दो कि कब तक बातें करती रहेंगी, भाईजान आने वाले होंगे, कल उनका पहला पर्चा है। गजल अंदर गई और उल्टे कदमों वापस आ गई। मेरी अम्मी आपको अंदर बुला रही हैं, कह रही हैं गर्मा गर्म समोसे खा लीजिए। मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ? मेरा घर खुला पड़ा है, मैंने कहा। उसी वक्त अम्मा जी आ गईं। मैं जा रही हूँ, तुम अंदर जाकर समोसे खा लो। मैं नहीं खाता समोसे वो मोसे। चलिए ना भाई जी, गजल ने लजाजत से कहा। कितने प्यार से कह रही है, अम्मा जी बोली। जाओ बेटा पहले जाओ, एक समोसा खाकर चले आना, गजल का दिल रह जाएगा। अम्मा जी को दुनिया जहान के दिलों का ख्याल था, नहीं था तो मेरे दिल का। ठीक है, मैंने भी उनकी रकम उड़ाकर बदला ले लिया था। उन्हें तो शायद कभी इस चोरी का पता भी नहीं चल सकेगा, क्योंकि वो इतनी बेवकूफ़ थी कि सिर्फ जमा करना जानती थी, गिनने के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मजबूरन मुझे अंदर जाना पड़ा। गजल की अम्मी ने हाथों हाथ लिया, डाइनिंग रूम में ले जाकर बिठाया। गजल एक प्लेट में समोसे रख कर ले आई। खान सामा समोसे तैयार कर रहा था, वो चाय की केतली भर के ले आया। गजल की अम्मी ने अपने हाथों से मेरे लिए चाय उंडे ली। महाना टेस्ट में गजल के ज्योमेट्री में 10 में से 9 नंबर आए हैं। गजल की अम्मी ने कहा, इसने तुम्हें बताया था? जी हाँ, बताया तो था। तुमने बड़ी मेहनत की है इसके साथ, उन्होंने कहा। लो ये समोसा भी खाओ। शुक्रिया, मैंने समोसा लेते हुए जवाब दिया। असल मेहनत तो गजल की है, मैंने तो सिर्फ रहनुमाई की है। रहनुमा अच्छा हो तो सारी मंजिलें सर हो जाती हैं। खाली खुली मेहनत से क्या होता है? गजल पहले भी तो मेहनत करती थी, पहले कभी 9 नंबर क्यों नहीं आए? ये समोसा क्यों छोड़ दिया? पेट भर गया है। समोसों से भी किसी का पेट भरता है? अच्छा, ये अपनी प्लेट का समोसा तो खत्म कर ही डालो, और ये समोसा मेरी तरफ से। मैं उनका दिया हुआ समोसा खा चुका तो गजल ने एक और समोसा उठाकर कहा, नहीं भाई, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। खा लीजिए भाई जी, खा लो बेटा। उस्ताद को कभी कभी शागिर्दों की बात मान लेना चाहिए। उनके घर से खा पी कर ऐसी हालत में बाहर निकला कि हलक तक पेट भर चुका था। मैं समझता हूँ कि कुदरत की तरफ से मुझे खिलाया पिलाया गया था, क्योंकि उसके बाद मुझे ना दोपहर को खाना नसीब हुआ ना रात का। अगले रोज 10 बजे के लगभग जब आंते कुल्हू अल्लाह पढ़ रही थी, चाय और खाना मिला। अम्मा जी की दराज से चुराए हुए नोट मैंने नेफे में छुपा कर रख लिए। घर के बाथरूम में जाकर 100 का एक नोट निकाल कर कमीज की जेब में रख लिया। फिर अम्मा जी को कुछ बताए बगैर खामोशी से बाहर खिसक गया। उस वक्त तक दोपहर नहीं हुई थी। मैदान में फूल का बाप अपने साथियों के साथ बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था। गले में लिपटे सुरख रुमाल को खोलकर उसने जेब में रख लिया। मुझे अपनी जानिब आता देखकर उसने सिगरेट फेंक दी और उठकर तेजी से मेरी तरफ लपका। इस मर्तबा वो खंबे की तरफ नहीं गया, बल्कि मुझे मैदान की 4 दीवारी के पीछे ले गया। ले आए। कुर्बो जवार में कोई नहीं था, फिर भी उसने सरगोशी में पूछा। हाँ। मैंने जेब से नोट निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराया। उसने झपटा मारकर नोट छीन लिया, फिर हंसता हुआ बोला, अब अगर मैं तुम्हें फूल का पता ना बताऊं और लात मारकर तुम्हें भगा दूं तो तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा और पुलिस की मदद हासिल करूंगा। पुलिस से तो अपनी रिश्तेदारी है। वो दोबारा हंसा। मगर मैं झूठा और मक्कार नहीं हूं, फूल का पता जरूर बताऊंगा। फिर तुम्हें इतना बताना पड़ेगा कि तुम किसके भेजे हुए आए हो। सच सच बता दूं? मैंने सोचा कि सच बोलने से काम नहीं चलेगा, तो क्यों ना थोड़ा सा झूठ बोल लिया जाए। मुझे मस्जिद के इमाम साहब ने भेजा है। बड़ी मस्जिद के इमाम साहब ने? उसने हाथ पर हाथ मारकर कहा। जब भी वो मुझसे बार बार कहा करते थे, बेटा नमाज पढ़ा करो, बेटा नमाज पढ़ा करो। अब तो फूल का पता बता दो। बड़ी हरामजादी लड़की है। शेख जी से चक्कर चलाया, शेख जी के बेटे से चक्कर चलाया, इमाम साहब से चक्कर चलाया, पुलिस वाले से चक्कर चलाया, और भी ना जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा। मेरी सगी बेटी होती तो जमीन में गाड़ देता। फूल तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बीवी की बेटी है, उसके पहले शौहर से। मगर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो इमाम साहब के लिए उसका पता चाहिए। तुम जानते हो इमाम साहब उसका पता क्यों पूछ रहे हैं? वो उसके लिए दुआ करेंगे, उससे कहेंगे कि चक्कर चलाना छोड़ दे और नमाज पढ़ा करे। उसने मुंह बिगाड़ कर कहा। अपने इमाम साहब से कह देना 100 रुपए से तो मेरी एक दाढ़ भी गर्म नहीं होगी। अगर उन्होंने मुझे 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं ठीक नमाज के वक्त मस्जिद में जाकर उनकी बेइज्जती खराब कर दूंगा। पता बता रहे हो या नहीं?
फूल को एक पुलिस वाला ले गया है खरीद कर। फोकट का माल थोड़ी था जो उसे मुफ्त दे दिया जाता। साले की हराम की कमाई थी, कसम ले लो जो 1 रुपया भी बचा हो। सारी रकम जुए में खत्म हो गई। देखो इमाम साहब के हलाल के 100 रुपए से क्या होता है। फूल का पता, पुलिस वाले का नाम तो मुझे मालूम नहीं, पूछना ही भूल गया। घर का पता उसने बताया था, नई कराची की तरफ फ्लैट हैं। कह रहा था कभी बेटी से मिलने को दिल तड़पे तो वहां चले आना। कहाँ, नई कराची में तो बेशुमार फ्लैट हैं। कुछ नो करके बताया था। नो क्या, मैंने पूछा। तामीर नो तो नहीं कहा था, एकदम यही कहा था, तामीर नो। फ्लैट नंबर 51। मर गए। उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें कैसे मालूम? पुलिस अफसर का नाम वारिस है, मैंने कहा, और वो मेरा सगा दोस्त है। तुम्हारा सगा दोस्त है? तुम कौन हो? बच्चा पुलिस। ये कैसे हो सकता है? अब होने लगा है। हुकूमत ने तय किया है कि अब बच्चा पुलिस भी हुआ करेगी। देखा तुमने, जो काम बड़े बड़े पुलिस वाले नहीं कर सकते थे वो मैंने चुटकियों में अंजाम दे डाला। ये भी सुन लो कि इमाम साहब का नाम मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए ले दिया था। वो जानते भी ना होंगे कि फूल किस खेत की मूली है। लाओ, खैरियत चाहते हो तो मेरे 100 रुपये वापस कर दो। बोटी बोटी कर दोगे तब भी वापस नहीं करूंगा। वो मूंछों को ताव देता हुआ मैदान की तरफ चला गया। मैंने फुटपाथ पर जाकर रिक्शा को आवाज दी और उससे नई कराची चलने के लिए कहा। तामीर नो स्क्वायर ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हुई। खुद नई कराची के मकीन नहीं जानते थे कि तामीर नो स्क्वायर कहाँ है। बाहर सूरत रिक्शा वाला पूछता पाछता, कभी भटकता कभी सही रास्ते पर चलता हुआ वहां तक पहुंच गया। तामीर नो स्क्वायर यूपी मोड़ से आगे उस सड़क पर जो पहाड़ियों की तरफ जाती थी तकरीबन जंगल में वाक़ था। बनाने वालों ने गालबन इस ख्याल से उसे बनाया था कि कराची की आबादी फैलती हुई जब वहां तक पहुंचेगी तो इसकी कदरों कीमत में बेइंतहा इजाफा हो जाएगा। फ्लैटों के नीचे दुकानें थी, लेकिन सिवाय एक पान फरोश के सभी खाली पड़ी थीं। यही हाल फ्लैट्स का था। आधे से ज्यादा फ्लैट खाली थे। मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुंचा। 51 नंबर का फ्लैट बिल्कुल सामने था। फ्लैट का दरवाजा खुला था। मैंने एक बार आहिस्ता से दस्तक दी और जवाब का इंतजार किए बगैर फ्लैट में दाखिल हो गया। फ्लैट साए कर रहा था। फिजा में नजर न आने वाली मखलूक के साए तैरते और मुस्कुराते महसूस हो रहे थे। फ्लैट का बरामदा, अगर उस ढकी हुई जगह को बरामदा कहा जा सके, खाली पड़ा था। पहला कमरा भी खाली था। उसमें डबल मसहरी पड़ी थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि फूल भी वहीं कहीं होगी। दूसरा कमरा ऑफिस की तर्ज का था। सोफे लगे थे। बड़ी मेज के गिर्द कुर्सियां बिछी हुई थीं। मेज की दूसरी जानिब रिवॉल्विंग चेयर पर वारिस पुश्त से टेक लगाए बैठा था और मेरी तरफ देख रहा था। आप तो कह रहे थे कि मैं जब भी आपके पास आऊंगा फ्लैट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ होगा, मैंने हंसते हुए कहा। पहले मैंने लालू खेत के थाने पर फोन किया, फिर जौहराबाद के थाने के जरिए आप तक पैगाम पहुंचाना चाहा। कहीं भी दाल नहीं गली। फिर भी देख लीजिए, मैंने आपको ढूंढ ही निकाला। हैरान ना हुई, मुझे हर बात मालूम हो चुकी है। फूल को देखते ही आप उस पर फरीफ्ता हो गए और उसके बाप को झोली भर नोट देकर फूल को यहाँ ले आए। लेकिन फूल है कहाँ? मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। और तब अचानक मेरी हंसी डूब गई। आंखों के गिर्द गहरा अंधेरा छा गया। नजर न आने वाले साए, सुनाई ना देने वाले ऐसे भयानक कहके लगाने लगे जैसे मेरे साथ कोई बहुत ही पुरलुत्फ मजाक किया गया हो। मेरे सामने जो वारिस बैठा था उसके सीने में एक बड़ा सा छुरा पेवस्त था। छुरे का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। किसी ने इतनी महारत के साथ छुरा घोंपा था कि उसकी नोक सीने से गुजरती हुई रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त में जा घुसी थी। और अब सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि वारिस का दाहिना हाथ कंधे के पास से गायब था। उसे कलम की तरह तराशा गया था। मैं भागने के इरादे से पलटा। दरवाजे की जानिब एक ही कदम उठाया होगा कि पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 अफराद अंदर दाखिल हुए। कौन हो तुम? उनमें से एक ने पूछा। वो कमरे के दरवाजे पर इस तरह खड़ा हो गया था कि मैं भागकर बाहर नहीं जा सकता था। वो मैंने लरजती हुई उंगलियों से वारिस की तरफ इशारा किया। किसी कातिल ने इन्हें कत्ल कर दिया है। दोनों तेजी से वारिस की तरफ लपके। उनमें से जो शख्स दरवाजे पर खड़ा था वो वारिस की तरफ जाते हुए मेरे हाथ को पकड़ना नहीं भूला। मैं उसके साथ घसीटता हुआ मेज तक चला गया। उन्होंने वारिस और उसके कमरे की किसी चीज को छुए बगैर अतराफ का जायजा लिया, फिर मेरी तरफ खुशमगी नजरों से देखा। वारिस को तुमने कत्ल किया है? मैं बेख्तियार होने लगा। खुदा की कसम, मैंने इन्हें कत्ल नहीं किया। मैं कैसे कत्ल कर सकता हूँ? मुझे तो कत्ल करना भी नहीं आता। मैं तो वारिस साहब से मिलने आया था। 3 साल कबल तुम्हारी उम्र के एक लड़के ने गुलशन में अपनी माँ और 2 बहनों को कत्ल कर दिया था। उसे भी कत्ल करना नहीं आता था। आप जैसी चाहें मुझसे कसम ले लें, ये बात मैंने नहीं किया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ, खुदा और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, घर जाने दीजिए। मेरी अम्मा जी को इस बात की भनक भी पड़ गई तो वो जीते जी मर जाएंगी। मेरी सिसकियां बंद गईं।
अगले ही लम्हे मेरे रुखसार पर इतना जोरदार थप्पड़ पड़ा कि सारे दांत हिल गए। अगर तुमने रोना धोना बंद करके हमारे सवालों के सही सही जवाब नहीं दिए तो तुम्हारी लाश भी यहीं पड़ी होगी, समझे? जी समझ गया, मैंने सिसकी लेकर कहा। रो नहीं, उसने आंखें निकाली। मैं रो कब रहा हूँ? बैक वक्त मेरी कई सिसकियां निकल गईं। ये हिचकियां तो खुद ब खुद आ रही हैं। अच्छा, उसने कहा। ये बताओ कि तुमने वारिस साहब को कत्ल क्यों किया? मैंने कत्ल नहीं किया है जनाब। जब मैं यहाँ आया तो ये पहले ही कत्ल हो चुके थे। तुम यहाँ क्यों आए थे? मुझे एक जरूरी पता मालूम करना था। तुमने किसी को आते जाते देखा था? जी नहीं। जो कुछ हुआ बिल्कुल शुरू से बताओ। आओ सोफे पर बैठ जाओ। मेरा हाथ पकड़े पकड़े वो सोफे पर बैठ गया। फिर उसने हाथ छोड़कर जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और अपने साथी से मुखातिब होकर कहा, करीब कहीं फोन हो तो थाने वालों को इतला कर दो कि वारिस साहब को कत्ल कर दिया गया है। वो लोग फौरन यहाँ पहुंच जाएं। चशमदीद गवाह हमारे कब्जे में है। मैं चशमदीद गवाह नहीं हूँ, मैंने तड़प कर कहा। उसका साथी फोन करने चला गया तो वो अपने रिवॉल्वर से खेलते हुए बोला, अब बताओ, कुछ छुपाने की कोशिश मत करना वरना इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। मैंने आस्तीन से आंसू खुश्क करते हुए कहा, वारिस साहब मेरे दोस्त थे। दोस्त थे? कौन? वारिस साहब तुम्हारे दोस्त? जी, सचमुच के दोस्त तो नहीं थे लेकिन मुझे अपना दोस्त कहा करते थे। मेरी और उनकी कई मुलाकातें हुई थीं। दरअसल उन्हें रूहानियत से दिलचस्पी थी। हमारी गुफ्तगू का मौजू रूहें हुआ करती थीं। तुम्हारा मतलब है रूहें? जी हाँ, वो रूहें जो जिस्म की कैदोबंद से आज़ाद होकर इधर उधर फिजाओं में भटकती फिर रही हैं। कभी ऐसा मालूम होता था जैसे उन्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया हो और कभी गैर यकीनी हालात में गुफ्तगू करने लगते। मेरे बारे में उनका ख्याल था कि मैं अक्लो जहानत में अपने हम उम्रों से 20 साल आगे हूँ। मेरा भी यही ख्याल है, इस फर्क के साथ कि जिसे तुम अक्लो जहानत कहते हो उसे चालाकी बल्कि 420 से ताबीर करता हूँ। मैं चालाक और 420 नहीं हूँ, मैंने एहतजाज किया। ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हारी पूरी बतीसी बाहर निकल पड़ेगी। वो हाथ उठाकर बोला, आगे बताओ। वारिस साहब ने मुझे अपना पता बताया था लेकिन यह भी कहा था कि वो अपने फ्लैट पर कभी कभार ही आती हैं। अगर मैं यहाँ आया तो मुझे ताला लगा हुआ ही मिलेगा। मैंने रिवॉल्विंग चेयर में पेवस्त वारिस की तरफ देखा। वो बदस्तूर दरवाजे को तका जा रहा था। झुरझुरी लेकर मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा लीं। फिर मुझे एक इंतहाई जरूरी काम के सिलसिले में उनसे मिलने की जरूरत पेश आ गई। उन्होंने कहा था कोई जरूरी काम हुआ करे तो किसी भी थाने पर फोन करके पैगाम दे दिया करना। मैं जहां कहीं भी होऊंगा मुझे इत्तला मिल जाएगी। मैंने 2 थानों पर फोन किया। आप लालू खेत और जोहराबाद के थाने वालों से तस्दीक कर सकते हैं। जब कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें फ्लैट पर देख लिया जाए। यहाँ आया तो बेचारे कत्लशुदा बैठे हुए थे। उस शख्स ने कहा। वो कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तुम वारिस साहब से मिलना चाहते थे? आपको यकीन नहीं आएगा, परवाह मत करो। तुम्हें जो कुछ कहना है वो कहो। मैं इनसे फूल का पता मालूम करना चाहता था क्योंकि वो अचानक लापता हो गई थी। मेरा ख्याल था कि वारिस साहब उसका पता जरूर जानते होंगे। फूल कौन है? एक लड़की है, हमारे घर के करीब झोंपड़ियों में रहती थी। उसे दीदारे ने कत्ल कर दिया था लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, वो दोबारा जी उठी थी। दरअसल उसके जिस्म में नागफनी। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और रेशमी लिबास पहने एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो झोंपड़ी में रहने वाली फूल होगी। क्या हो रहा है यहाँ? उसने वारिस पर उचटती हुई नजर डालकर हम लोगों की तरफ देखते हुए पूछा। फूल, मैं जल्दी से खड़ा हो गया। मैं तुम्हें तलाश करता हुआ। पुलिसमैन ने हाथ पकड़कर मुझे दोबारा सोफे पर बिठा दिया और खुद खड़ा होकर अदब से बोला, भाभी, बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं जरी खां के हमरा शाम को मुनक्किद की जाने वाली तकरीब के इंतजामात के सिलसिले में यहाँ पहुंचा तो हमने वारिस साहब को, उसने रिवॉल्विंग चेयर की तरफ इशारा किया, इस हाल में पाया। फूल ने घूमकर वारिस की तरफ देखा और हंसती हुई उसके मेज की तरफ बढ़ी। इस तरह क्यों बैठे हो? उसने कहा और फौरन ही एक फलक शगाफ चीख बुलंद की, ये तो। उसने पुलिसमैन की तरफ खौफजदा नजरों से देखा। हाँ भाभी। पुलिसमैन ने बेचारगी से सर हिलाया। वारिस साहब को कत्ल कर दिया गया है। हम आए तो ये लड़का यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था। फूल दोनों हाथों से सीना कूटती हुई फर्श पर गिर गई और बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ने लगी। झूठी मक्कार, मैंने दांत पीस कर कहा। इसी असना में दूसरा पुलिसमैन भी, जिसका नाम उसके साथी ने जरी खान बताया था, वहां पहुंच गया और खड़ा होकर फूल के बिलकने और तड़पने का तमाशा देखने लगा। कोने में खड़े हो जाओ लड़के, पहले पुलिसमैन ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें भून डालेंगे। मैं कोने में जा खड़ा हुआ तो वो तड़पती हुई फूल के पास बैठ गया। हिम्मत और सब्र से काम लीजिए भाभी, आपकी गरियागुजारी से वारिस साहब की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। फूल ने एक और चीख बुलंद की और मछली की तरह तड़प कर
पुलिसमैन की जानिब पीठ कर ली। मैं उसके सामने ही कोने में खड़ा था। मुझे देखकर उसने मायूस अंदाज में मुस्कुराते हुए इस तरह एक आंख बंद की जैसे वो मुझसे अपनी शानदार अदाकारी की दाद चाह रही हो। मक्कार, धोखेबाज, दगाबाज, मैंने नफरत से कहा। उसने जोरदार पलटा खाया, एक और फलक शगाफ चीख बुलंद की और पुलिसमैन की तरफ मुंह करके बालों को नोचने लगी। भाभी, भाभी, पुलिसमैन ने बेचारगी से कहा। वो उसे हाथ लगाते हुए घबरा रहा था। जरी खान कमरे से बाहर जाकर एक गिलास पानी ले आया। लो भाभी, 2 घूंट पानी पी लो, तबीयत संभल जाएगी। मैंने कहा, मैं बताऊं वारिस साहब का कातिल कौन है? दोनों पुलिस वालों की नजरें मेरे चेहरे पर जम गईं। वारिस साहब की कातिल फूल है। फूल ने फलक शगाफ चीख बुलंद की। फ्लैट के दरो दीवार लरस गए। सब्र से काम लो भाभी। दोनों पुलिसमैन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। इस असना में वो करवट बदलकर मेरी जानिब अपना चेहरा कर चुकी थी और जुबान निकालकर मुझे चिढ़ा रही थी। गहरी नीली जुबान, जैसे उस पर नील लुथेड़ दिया गया हो। जिसे तुम भाभी कह रहे हो, मैं उन्हें बताना चाहता था कि जिसको उन्होंने वारिस की बीवी समझ रखा है वही फूल है और इसी ने वारिस को कत्ल किया है। क्योंकि फूल दरअसल फूल नहीं है, नागफनी है और नागफनी के कत्ल करने का यही मखसूस अंदाज है। वो इसी तरह कत्ल करती है, इतनी सफाई से बाजू को काट देती है जैसे कलम तराशता है। मगर इससे पहले कि मेरा जुमला मुकम्मल होता और मैं उन दोनों को फूल के बारे में कुछ बताता, खटखट करते हुए आधे दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले वहां पहुंच गए। मेरी आह बका और चीखों पुकार के बावजूद मुझे उनकी तहवील में दे दिया गया। 2 पुलिस कांस्टेबल मुझे खींचते हुए नीचे ले गए। फिर उन्होंने वहां खड़ी हुई 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी में मुझे बिठाया और थाने पहुंचा दिया। मैं रोता रहा, रो रो कर थाने वालों से कहता रहा कि मैं कातिल नहीं हूं, असल कातिल फूल है जो दर हकीकत नागफनी है। मगर उसने फूल का और वारिस साहब की बीवी का रूप इख्तियार कर रखा है। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया, जहां पहले ही 2 खूंखार आदमी मौजूद थे। रो रहा है? उनमें से एक ने दूसरे से कहा। पहली बार मुझे बंद किया गया था तो मैं भी रोया था, दूसरे ने जवाब दिया। मेरा ख्याल था कि खूब जुल्म किए जाते होंगे, मुझे तो कभी रोना नहीं आया। हालांकि समझता मैं भी यही था कि हवालात और जेल बहुत बुरे ठिकाने हैं, पहले ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, हमारी तरह तुम भी यहाँ के आदी हो जाओगे, रोना धोना छोड़ दो। ये बताओ किस जुर्म में आए हो? किसी की जेब काटी थी या किसी औरत का पर्स छीन कर भागे थे? इन्होंने मुझे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, मैंने मुंह बसोर कर कहा। जिंदाबाद, पहले ने कहा। दूसरा बोला, मर्दों वाला काम किया है तुमने, अभी से ये हाल है तो आगे चलकर खूब तरक्की करोगे। शाबाश, 100 दफा शाबाश। मैं कातिल नहीं हूं, मैंने कहा। सब यही कहते हैं, शुरू में कोई भी अपना जुर्म तस्लीम नहीं करता। मैं कसम खा सकता हूं, कुरान पाक उठा सकता हूं, अदालत ऐसी बातों को नहीं मानती। वहां तो गवाहियां चलती हैं। गवाह कह दें कि तुम कातिल नहीं हो तो चाहे तुमने कत्ल किया हो, तुम्हें कोई माई का लाल सजा नहीं दे सकता। और अगर गवाह कह दें कि तुम कातिल हो तो चाहे तुमने चूंटी तक को कत्ल ना किया हो, तुम्हें सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। मैंने दोबारा रोना शुरू कर दिया। 3 गवाहियां मेरे खिलाफ थीं, 2 कांस्टेबल और एक फूल। अब क्यों रो रहे हो? वो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। कत्ल करते हुए खौफ नहीं आया, फांसी से डर रहे हो? पहला आदमी हंसा। उसके दांत बिल्कुल पीले थे और हंसता था तो हलक से ऐसी आवाज निकलती थी जैसे बाल्टी से घड़े में पानी उंडेला जा रहा हो। कितनी बार कहूं मैंने कत्ल नहीं किया है? तुमने कत्ल किया होगा तब भी तुम्हें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, दूसरे ने कहा। अभी तुम नाबालिग हो, अब तो हंस पड़ो दोस्त, पहला बोला। कैसे हंसूं? इन्होंने फांसी नहीं दी तब भी मेरी अम्मा जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। दोनों ने दिल खोलकर कह लगाए। सलाखों के पास खड़ा हुआ कांस्टेबल खड़ा हो गया और सलाखों के पास आकर खुशामदाना लहजे में बोला, खुदा का खौफ करो यार, थाने में कई अफसर आए हुए हैं। वो दोनों उसे कोई तल्ख सा जवाब देने वाले थे कि तेज तेज चलता हुआ एक और पुलिस कांस्टेबल आया और पहले कांस्टेबल से बोला, लड़के को बाहर निकालो, साहब बुला रहे हैं। चंद लम्हों बाद मुझे उस कमरे में ले जाया गया जहां दर्जनों पुलिस वाले मौजूद थे। उनमें से कुछ बैठे थे, कुछ बादब खड़े थे। दरमियान में सुर्ख और सफेद चेहरे वाला अफसर बैठा था। खिचड़ी मूंछें थी, आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी और चेहरे पर ऐसा रोब-दाब कि देखते हुए खौफ आता था। लड़के का नाम क्या है? अफसर ने मेरे करीब खड़े हुए कांस्टेबल से पूछा। कांस्टेबल ने मेरी कमर को ठोका दिया, साहब को अपना नाम बताओ। मेरे जवाब देने पर पहले उस अफसर ने, जिसे साहब कहा जा रहा था, मेज पर जोरदार घूंसा रसीद किया। लड़के का नामो पता पूछे बगैर लॉकअप में डाल दिया था। SHO साहब की आमद का इंतजार था, वो मौका वारदात पर गए हुए हैं। लड़के की तलाशी ली? नहीं जनाब, SHO साहब के बाद ही उनके हुक्म पर SHO साहब के बच्चे। अफसर ने मेज पर एक और घूंसा मारा। इतनी देर में तो तोप जैसे बड़े आला कत्ल को गायब किया जा सकता है।
जाओ पहले लड़के की तलाशी लो, मगर ठहरो। कांस्टेबल ने मुझे ले जाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा तो अफसर ने कहा, फिर मुझसे मुखातिब हुआ, तुम्हारा नामो पता क्या है? मैंने रोते बसोरते हुए अपना नामो पता बताया। मेरा कोई कसूर नहीं है जनाब, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो वारिस साहब से मिलने आया था। ये थोड़ी मालूम था कि वो कत्ल हो चुके हैं। मालूम होता तो चाहे जैसी कसम ले लीजिए, किसी भी कीमत पर उनके फ्लैट पर ना जाता। ले जाओ इसे, अफसर ने कहा, और तलाशी के बाद दोबारा मेरे पास ले आओ। मुझे दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां पहले ही 3 दरिंदा सिफ्त कांस्टेबल मौजूद थे। कपड़े उतार दो, उस कांस्टेबल ने कहा जो मुझे वहां ले गया था। मैंने एहतजाज किया, खुश आमदे की, हाथ जोड़े, पांव पकड़ा, लेकिन एक ना चली। उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें वो नोट मिल गए जो मैंने अम्मा जी की अलमारी से निकाले थे। तलाशी लेने के बाद उन्हें याद आया कि मेरे पास से आले कत्ल बरामद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वारिस को जिस छुरे से कत्ल किया गया था वो उसके सीने और कुर्सी में व्यवस्थित था। अफसर के सामने पेश करने से पहले कांस्टेबलों ने मुझसे बेशुमार सवालात दरियाफ्त किए। इस मर्तबा वो अफसर के पास पूरी तैयारी से जाना चाहते थे। दोबारा अफसर के पास पहुंचे तो वो कहीं और जा रहा था। उसने कहा, लड़के को बंद करने की बजाय मुर्गा बना दो, और जब तक एसएचओ ना आए इस पर तरस खाने की जरूरत नहीं। एसएचओ सूरज ढलने के बाद आया। मैं मुर्गा बने बने उनकी आमद के लिए दुआएं मांगता रहा और कांस्टेबलों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा। वारिस का मुल्तान में अपनी करीबी रिश्तेदार लड़की से, जिसका नाम हुसन आरा था, निकाह हो चुका था। पिछले दिनों वो अचानक मुल्तान जाकर हुसन आरा को अपने साथ कराची ले आया था, और कराची आते ही उसने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उसकी बीवी को पुलिस की मुलाजमत पसंद नहीं थी। आज शाम को उसने एक होटल में अपने खास दोस्तों को खाने की दावत दी थी, जिसे वलीमे का नाम दिया जा सकता था। जमील और जरी खां को दावत के इंतजामात करना थे। वो दोनों सलाह मशवरा के लिए वारिस के फ्लैट पर गए तो यह लड़का उसे कत्ल करके वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ है, मैंने मुर्गा बने बने टांगों से सर निकाल कर कहा। मैं कातिल नहीं हूं। जवाब में मेरी पीठ पर बूट की जोरदार नोक लगी। मैं दर्द से दोहरा होकर फर्श पर कई कलाबाजियां खा गया। मुर्गा बन जाओ फौरन, बूट मारने वाले ने घोंसा तान कर कहा। रोते रोते मेरी आंखें सूज गई थीं। आंसुओं का जखीरा खत्म हो चुका था। आवाज बैठ गई थी। जमीन पर सर रखकर मैंने उसके कदमों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मेरे हाथ पांव में मुर्गा बनने की सक्कत नहीं है। उसने मेज पर पड़ा हुआ डंडा उठा लिया और मुझे दिखाता हुआ बोला, मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं। इस अरसे में अगर तुम मुर्गा नहीं बने तो। उसने ऐसी खौफनाक बात कही कि मुझ पर जाड़ा तारी हो गया। अगले ही लम्हे वो गिनती गिनने लगा। इससे पहले कि वो 3 कहता, जाड़ा चढ़ने और दिल डूबने के बावजूद इंतहाई फुर्ती का सबूत देते हुए मैं एक बार फिर मुर्गा बन गया। वो लोग इत्मीनान से गुफ्तगू करने लगे। उन्हें वारिस के कत्ल हो जाने का इतना अफसोस नहीं था जितना खूबसूरत और कम उम्र हुसन आरा के बेवा हो जाने का अफसोस हो रहा था। मैं जानता था कि जिसे चटखारे ले लेकर हुसन आरा कहा जा रहा था वो हुसन आरा नहीं थी, फूल के जिस्म में नाग फनी थी। वारिस उसे मुल्तान से लेकर नहीं आया था। उसने फूल के बाप को झोली भर नोट देकर उसका सौदा किया था। मुल्तान जाने और निकाही बीवी को लाने का तो महज एक बहाना था, ताकि उसकी नीयत और किरदार पर कोई शुबा न कर सके। मगर मैं कुछ नहीं कह सकता था। बोलता तो एक बार फिर बूट की नोक से मेरी खबर ली जाती, या रोंगटे खड़े कर देने वाली उस धमकी को अमली जामा पहनाया जाता जो डंडा दिखाकर मुझे दी गई थी। एसएचओ के आते आते कई मरतबा मेरी टांगें जवाब दे गईं। मैं कई मरतबा फर्श पर गिरा और हर मरतबा कांस्टेबलों की खूंखार आंखें देखकर जल्दी से मुर्गा बन गया। एसएचओ आया तो जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि सीधा खड़ा हो सकता। उसके हुक्म पर दोबारा खड़ा होने की कोशिश की और दोनों बार तवाजुन बरकरार न रख सका। हाथ और पैर ही नाकारा नहीं हुए थे, पीठ भी कई जगह से टूट फूट गई थी। तीसरी बार कांस्टेबल ने सहारा दिया तो कुछ उसके और कुछ कुर्सी के सहारे खड़ा हुआ। बार बार पूछे जाने वाले सवालात एक बार फिर पूछे गए। मेरा और वारिस का क्या रिश्ता था? मैं उसके पास क्यों गया था? मेरे नेफे से जो रकम बरामद हुई थी वो मैंने कहां से उड़ाई थी? वारिस की फरिश्ता सिफ्त और हूर सूरत बेवा को, जिसका नाम हुसन आरा था, मैंने फूल क्यों कहा और उसे शौहर के कत्ल में बिला वजह मुलविस करने की कोशिश क्यों की? मैंने वही जवाब दिए जो पहले दे चुका था और वो बातें भी बताई जो पहले किसी को नहीं बताई थी। मेरा और वारिस का कोई रिश्ता नहीं था। पादरी साहब की मौत का हादसा हम दोनों को करीब ले आया। आम लोगों की तरह वो भी इस बात का कायल नहीं था कि हमारी फिजाओं में हम वक्त नजर न आने वाले आसे भी साए मंडलाते रहते हैं, लेकिन सायों और रूहों की बातों में खसूसी दिलचस्पी लेता था। मुझे मालूम हुआ था कि उसने एक झोंपड़ी नशीन बाप से उसकी लड़की को ढेर सारी रकम देकर खरीदा है। लड़की का नाम फूल था, लेकिन वो फूल नहीं थी। फूल को तो जुम्मन की अम्मा के हुक्म पर कत्ल किया जा चुका था। जुम्मन की अम्मा भी जुम्मन की अम्मा नहीं थी। बहुत अरसा पहले वो मर चुकी थी।
उसके मुर्दा जिस्म में नागफनी की रूह सरायत कर चुकी थी, मगर नागफनी को जुम्मन की अम्मा का बदसूरत और बूढ़ा जिस्म पसंद नहीं था। उसने झोंपड़ियों में रहने वाले 2 आदमियों को 5-5 लाख रुपए देकर खुद को और फूल को कत्ल करा दिया। रूहों के लिए रुपयों का इंतजाम करना बहुत आसान है। ये बात मैंने इसलिए कही कि जुम्मन की अम्मा के जिस्म में मुंतकिल होने से कबल नागफनी ने मुझे भी 50 रुपए दिए थे। उस वक्त वो महज एक रूह थी। बहरहाल अपने कत्ल के बाद वो आज़ाद हो गई और फूल के कत्ल के बाद उसे अपने मतलब का जिस्म मिल गया। मैं अस्पताल में देखते ही उसे पहचान गया। जिसे सारे लोग फूल समझ रहे थे वो दर हकीकत नागफनी थी। ये बात मैंने वारिस साहब को बताई तो आपकी तरह उन्होंने भी इस पर यकीन नहीं किया। यकीन इसी सूरत में आ सकता था कि वो फूल से मिलते, सवाल जवाब करते और थोड़ी सी बहस और जिरह के बाद पता चला लेते कि फूल फूल नहीं है। उनके लिए हकीकत का पता चलाना कुछ भी मुश्किल नहीं था। मैंने यही सोचकर उन्हें फूल से मिलने का मशवरा दिया। फूल पहले ही अच्छी लड़की नहीं थी। जिसकी तरफ भी नजर भर कर देख लेती थी वो उसका दीवाना हो जाता था। ये बात खुद फूल के सौतेले बाप ने मुझे बताई है। वो शुरू से उसे हरामजादी कहता आया है। आप दरियाफ्त करेंगे तो वो आपको भी फूल के सारे करतूत बता देगा। लालची आदमी है लेकिन है साफ को, कोई लगी लिपटी नहीं रखता। आपने 2 आतिशा शराब का नाम तो सुना होगा, मैंने भी सुना है। हमारी उर्दू की मिस कहती हैं कि बहुत ही आला किस्म की 2 तेज शराबों को यकजान कर दिया जाए तो 2 आतिशा शराब तैयार हो जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फूल का पुरकशिश जिस्म जो राह चलतों को रुकने पर मजबूर कर देता था, और नागफनी जैसी आवारा और मक्कार रूह जो कत्लो गारत गरी में अपना सानी नहीं रखती, दोनों इकट्ठा हुए तो 2 आतिशा बन गए। वारिस साहब गए थे उसकी असलियत का पता चलाने। उससे मिले तो देखते ही उस पर मर मिटे। ये उस वक्त की बात है जब मस्जिद के पिछवाड़े रहने वाले शेख जी की लड़कियों ने एक दिन और एक रात उसे अपने घर में रखने के बाद निकाल दिया था, क्योंकि फूल पर अचानक बाप और भाई दोनों फिदा हो गए थे। फूल पहले भी पाबंदी से शेख जी की लड़कियों के पास जाती थी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ फूल थी, 2 आतिशा नहीं बनी थी। इतनी शर्मो हया थी कि जान पहचान वालों का लिहाज करती थी। नागफनी उसके जिस्म में दाखिल हुई तो शर्मो हया और लिहाज सब हवा हो गए। वारिस साहब झोंपड़ी में उससे मिलने गए। मैं नहीं जानता दोनों में क्या बात हुई। अलबत्ता तसव्वुर कर सकता हूँ कि फूल ने, जो बाखुदा फूल नहीं थी, वारिस साहब से कहा होगा कि मुझे हासिल करना चाहते हो तो मेरे लालची बाप से सौदेबाजी करो। उसका सौतेला बाप बेटी के मुआवजे में झोंपड़ियों में रहने वाले दीदारे से बड़ी रकम हथिया चुका था, लेकिन दीदारे को इक़दाम कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका था और वो अपने जुर्म का इकबाल कर चुका था। मुकदमा चल रहा था। जुर्म की नौयत के पेश नज़र उसे लाजमी तौर पर लंबी सजा हो जाना थी। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उसने बिकी हुई फूल को एक बार फिर वारिस साहब के हाथ फरोख्त कर दिया। कितने में बेचा ये बात फूल का सौतेला बाप ही बता सकता है। फूल की खरीदारी के बाद वारिस साहब ने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। उसे अपने फ्लैट में ले गए और अपने जुर्म और गुनाह को छुपाने के लिए उन्होंने मशहूर कर दिया कि जो लड़की उनके साथ रह रही है वो उनकी निकाही बीवी हुसन आरा है, जिसे वह मुल्तान से लेकर आए हैं। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। फिर अचानक एक काम के सिलसिले में मुझे फूल की ज़रूरत महसूस हुई। काम की नौयत से आगाह होकर आप क्या करेंगे? बस इतना समझ लीजिए कि ये मेरा एक ज़ाती मसला था जिसे नागफनी की रूह की मदद ही से हासिल किया जा सकता था, और चूंकि फूल ही नागफनी थी इसलिए मुझे उसी से मदद की दरख्वास्त करना थी। मैं उससे मिलने के लिए पहुंचा तो झोंपड़ियों में रहने वालों को बेदखल किया जा रहा था और झोंपड़ियां गिराई जा रही थीं। उन लोगों में फूल नजर ही नहीं आई तो मैं समझा कि वो शेख जी के घर में होगी। अस्पताल में मैंने उसे कहा था कि अगर उसे बाप की नाजेबा हरकत और झोंपड़ी की जिंदगी पसंद नहीं है तो शेख जी के यहाँ चली जाए, क्योंकि उनकी लड़कियां उसकी हमदर्द हैं। शेख जी की लड़कियों ने पहले तो हकीकत छुपाई, फिर बता दिया कि फूल बेशक आई थी लेकिन उन्होंने उसे घर से निकाल दिया है। ये बात कि उसे किस वजह से निकाला गया था मुझे फूल के बाप से मालूम हुई। उसने कहा हरामजादी ने बाप और बेटे दोनों पर अपना चक्कर चलाया था। उसने फूल को बुरी सी गाली भी दी थी, मगर मैं उस गाली को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि गालियां बकने वालों की जुबान गंदी हो जाती है और जब गंदी जुबान से दुआएं मांगी जाती हैं तो वो दुआएं कबूल नहीं होती। शेख जी के घर से बेनीलो मराम वापिस होकर दोबारा मैदान में पहुंचा, जहां झोंपड़ियों में रहने वालों ने अपना अपना सामान इकट्ठा कर रखा था। बातों बातों में एक औरत से मालूम हुआ कि फूल के बाप ने उसे दोबारा बेच डाला है। बस मैं फूल के बाप से मिला, उससे फूल का पता पूछा। वो समझा कि मैं भी फूल के आशिकों में से हूँ। उसने फूल का पता बताने के लिए 100 रुपए तलब किए। इस तरह मैंने अलमारी की दराज से उन रुपयों में से जो अम्मा जी ने रूखी सूखी खाकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने और अब्बा जी के हज के लिए जमा किए थे, चंद 100 रुपए निकाल लिए। उसमें से 100 रुपए देकर फूल का पता दरियाफ्त किया। उसने जो पता बताया वो वही था जो वारिस साहब के फ्लैट का था। मैं समझ गया कि वारिस साहब पर फूल का जादू चल गया है। मेरा इतना जरूरी काम था कि मैं हर कीमत पर फूल से मिलना चाहता था। अपने काम के बारे में इससे ज्यादा नहीं बता सकता कि उसे सिर्फ रूह ही इंजाम दे सकती है।
आप बार बार इसके मुतल्लिक पूछकर मुझे शर्मिंदा करते हैं। मैं रिक्शा में बैठकर वारिस साहब के फ्लैट पर पहुंचा और उन्हें इस हाल में बैठा पाया कि सीने में छुरा घोंप कर और बगल के पास से पूरा हाथ तराश कर उन्हें कत्ल किया जा चुका था। मंजर इतना रूह फरसा था कि मैं वहां से उल्टे पांव भाग जाना चाहता था। जी हाँ, मैंने अपने पिछले बयान में कहा था कि मेरा इरादा पुलिस को मुतला करने का था। उस वक्त मैंने झूठ बोला था, मगर अब सच कह रहा हूं। मैं वहां से भागना चाहता था, पुलिस को या किसी को भी इतला नहीं करना चाहता था, मगर भाग नहीं सका। वारिस साहब के दोस्त वहां पहुंच गए और उन्होंने मुझे पकड़ के वारिस साहब के कत्ल के इल्जाम में यहां भेज दिया। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। अगर मैं वारिस साहब को कत्ल करता तो मेरे पास से उनका कटा हुआ बाजू बरामद होता। आप लोग तो उंगलियों के निशानात से भी कातिल का पता चला लेते हैं। छुरी पर यकीनन उंगलियों के निशानात होंगे। उन्हें देखकर मालूम कर लीजिए कि वो निशानात किसके हैं, मेरे या फूल के। जी हाँ, मुझे 101% यकीन है कि वारिस साहब को फूल ने कत्ल किया है। मैं नहीं जानता कि वो क्यों कत्ल करती है, अलबत्ता जिस अंदाज से कत्ल करती है वो मेरे लिए नया नहीं है। इस तरह उसने मेरी छोटी बहन राना को भी कत्ल किया था। वो जिसे भी कत्ल करती है उसका पूरा बाजू गायब कर देती है। मेरा बयान, जिसके दौरान SHO ने सवालात की भरमार कर दी थी, इख्तिताम को पहुंचा। मैं बोलते बोलते हाँफने लगा था। सुबह से शाम होने को आई थी। गजल के खिलाए हुए समोसों के अलावा एक खील भी पेट में नहीं गई। मुर्गा बने मने एक बार थोड़ा सा पानी मांगा था तो जल्लाद सिफ्त कांस्टेबल ने डंडा लहराकर बुरी तरह झिड़क दिया और तब मेरी नजर SHO पर पड़ी। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़े बैठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बयान के किस हिस्से पर यकीन करे और किस हिस्से को रद्द करे। कई लम्हों बाद उसने अपना सर ऊपर उठाया, पहले मेरी तरफ देखा, फिर दूसरी जाने बैठे हुए मुहर्रर से मुखातिब हुआ। पूरा बयान कलम बंद कर लिया है, एक एक लफ्ज लिख लिया है जनाब। मुहर्रर ने कहा, लड़के को दिखाकर दस्तखत ले लो, इसका अंगूठा भी लगवा लेना। बहुत चालाक लड़का है, दस्तखतों में हेर फेर कर सकता है। मुहर्रर मेरे पास वो कागजात ले आया जिस पर मेरा बयान तहरीर था। उस वक्त तक मैं रोता रहा, बिलखता रहा, मिन्नतें और खुशामदे करता रहा, मगर जब मुहर्रर ने मेरी तरफ कागजात बढ़ाए तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने SHO से मुखातिब होकर कहा, मैं कम से कम 6 घंटे तक मुर्गा बना रहा हूँ। मेरे जिस्म का एक एक जोड़ अपनी जगह से सिरक गया है। हालत यह है कि कुर्सी के बाजू का सहारा लिए खड़ा हूँ। कुर्सी हटा ली जाए तो धड़ाम से नीचे गिर जाऊंगा। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें यह तवक्को है कि मैं अपना बयान आसानी से पढ़ सकता हूँ तो इसके अलावा और क्या कहूँ कि तुम लोग बिल्कुल बेहिस हो। SHO मुस्कुराया, हम बेहिस तो नहीं हैं, लेकिन तुम जैसों के साथ बनना पड़ता है। बैठ जाओ और एक नज़र अपने इस बयान पर डाल लो जिसका ना कोई सर है ना पैर। शुक्रिया, मैंने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। टांगों के पट्टे अकड़ गए थे। बैठा तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कसाब छुरे से टांगों की खाल उतार रहा हो, मगर मैंने SHO और मुहर्रर पर अपनी तकलीफ का इजहार करना मुनासिब नहीं समझा। मुहर्रर से कागजात लेकर पूछा, दस्तखत कहाँ करूं? पहले पढ़ तो लो, SHO ने कहा, वरना बाद में कहते फिरोगे कि पुलिस ने तशद्दुद करके खुद साख्ता बयान पर दस्तखत करा लिए। आप समझते हैं कि पढ़ने के बाद मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। उसने तारीफी या तज़हीकी अंदाज में सर हिलाया, लोमड़ी से भी ज्यादा मकार हो। मैं कहना चाहता था कि तज़कीरो तानीस का ख्याल करके लोमड़ी की बजाय लूमड़ कहिए, मगर कहा नहीं। पुलिस वालों पर से एतबार उठ गया था। कौन कह सकता था कि अपनी ग्रामर दुरुस्त करने से ज्यादा वो मुझे दुरुस्त करने को तरजीह देता। खामोशी से मुहर्रर की बताई हुई जगह पर दस्तखत कर दिए। मुहर्रर स्टैंप पैड उठा लाया, उस पर अंगूठा फेर के अपने बयान के आगे अंगूठा भी लगा दिया। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम कहाँ हो? SHO ने पूछा। अगर आपने उन्हें कोई इतला नहीं दी है तो वो लोग अभी तक बेखबर होंगे। मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब्बा जी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे होंगे, भाईजान अपने दोस्त के यहाँ कल के पर्चे के लिए रट्टा लगा रहे होंगे और अम्मा जी मुझे ढूंढती फिर रही होगी। हो सकता है उन्होंने पड़ोसियों की मदद भी हासिल कर ली हो। कुछ पड़ोसी अस्पतालों के हादसात वाले शोबों में भी मुझे तलाश कर रहे होंगे और कुछ जोहराबाद के थाने में बैठे मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रहे होंगे। SHO कई सेकंड तक मेरे चेहरे को इस तरह तकता रहा जैसे उसके सामने जीता जागता कोई अजूबा बैठा हो। फिर उसने अपने सर को हल्का सा झटका दिया, रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए। हेलो, जोहराबाद पुलिस स्टेशन, मैं शाकिर बोल रहा हूँ, गुलबर्ग पुलिस स्टेशन से। वालेकुम अस्सलाम। हम लोगों की किस्मत में आराम कहाँ। अच्छा यार, जरा ये तो बताओ, तुम्हारे थाने पर किसी लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई? लड़के का नाम नदीम है। अगर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आए तो उसे हमारे थाने पर भेज देना। कत्ल का केस है यार, तुम्हें ये तो मालूम हो ही गया होगा। अपने वारिस साहब कत्ल हो गए हैं। लड़का उन्हीं के फ्लैट में घूम रहा था। बड़ा फतीन लड़का है, उससे बात करोगे तो हैरान रह जाओगे। उड़ती चिड़िया के पर काटता है। उसने फोन रख दिया तो मैंने कहा, तारीफ का शुक्रिया।
मेरी बात का जवाब देने के बजाय उसने मेज पर रखी हुई घंटी का बटन दबाया, जिसके जवाब में दरवाजे पर बैठा हुआ कांस्टेबल अंदर आकर अटेंशन हो गया। जरी खान से कहो कि ताहुकम सानी कम से कम 2 कांस्टेबल हुसन आरा को अपनी नजरों में रखें, लेकिन उसे पता न चलने पाए कि निगरानी की जा रही है। वो बहरहाल हमारे एक हर दिल अजीज अफसर की बीवी है और उसका अदब एहतराम हम पर जरूरी है। कांस्टेबल चला गया तो वो मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ। क्यों यार, तुमने अभी तक खाना तो नहीं खाया होगा? जी नहीं, मैंने कहा। नागवार ना गुजरे तो एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आइंदा मुझे यार कहकर मुखातिब ना करें। वारिस साहब हमेशा मुझे यार ही कहा करते थे। मैं नहीं चाहता जो हशर उनका हुआ वही खुदा न करे आपका भी हो। मैं तोहम परस्त नहीं हूँ, वारिस साहब भी तोहम परस्त नहीं थे। तुम तो वो यार कहते कहते रुक गया, फिर धीमी आवाज में अपना जुमला मुकम्मल किया। बड़े चलते पुर्जे हो, ये बताओ क्या खाओगे? बुंदू खान के कबाब मंगवा लूं? मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। आपने मुझे आदमखोर समझ रखा है। वो भी हंस पड़ा। इस तरह हंसते हुए उसने घंटी बजाई। अर्दली अंदर आया तो कहा, किसी को भेजकर बुंदू खान की दुकान से 1 दर्जन सीख के कबाब और 6 चपातियां मंगवा लो। उसने 50 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये नोट लेते जाओ। हाँ दोस्त, उसने जो तोहम परस्त नहीं कहा था यार कहने से गुरेज करते हुए मेरी जानिब अपना चेहरा घुमाया। तुम्हारा ख्याल है कि वारिस साहब की बेगम हुसन आरा नहीं है? फूल नाम की कोई ऐसी लड़की है जो मजीद फूल नहीं है बल्कि नागफनी नाम की एक ऐसी रूह है जो जुम्मन की माँ के जिस्म में क्याम किया करती थी और जुम्मन की माँ को कत्ल कराकर फूल के जिस्म में मुंतकिल हो गई थी। ट्यूबलाइट से जगमग करते हुए SHO के ऑफिस में गर्दिश करते हुए नजर न आने वाले एक साए ने मेरे कान में सरगोशी की। सादिया छत से गिर गई, उसकी बाएं टांग टूट गई है। मैंने साए की सरगोशी पर कोई ध्यान ना देते हुए पूछा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे बयान पर किसी सहीउल दिमाग शख्स को यकीन आ जाएगा? साए ने दोबारा मेरे कान में कहा। सादिया छत से गिरकर बाएं टांग तोड़ बैठी है। सादिया कौन है? मैंने SHO से दरियाफ्त किया। मेरी बेटी है। तुम्हें उसका नाम कैसे मालूम हुआ? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। आपकी बेटी सादिया छत से गिर गई है और उसकी बाएं टांग की हड्डी टूट गई है। आप अपने घर फोन करके इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। उसके हाथ बेख्तियार फोन की तरफ उठ गए। उसने रिसीवर उठाया और वापस रख दिया। क्या हमाकत है? उसने इस तरह कहा जैसे खुद को डांट रहा हो। उसी लम्हे फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, गुलबर्ग पुलिस स्टेशन। क्या? वो जोर से चिल्लाया, फिर खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखता हुआ माउथपीस में बोला, सादिया कहाँ है? अस्पताल ले गए हैं। सुनो, उसकी बाएं टांग की हड्डी टूटी होगी। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है। अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। उसने फोन रख दिया। वो मुझसे आंखें चार करता हुआ घबरा रहा था। मैंने तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। उसने इतने अदब से ये जुमला अदा किया जैसे अपने किसी अफसर से बात कर रहा हो। आप तो बहुत शरीफ इंसान हैं। पुलिस अफसर कम और स्कूल टीचर ज्यादा नजर आते हैं। फिर तुमने सादिया को छत से नीचे क्यों गिरा दिया? सादिया को मैंने नहीं गिराया। मैं तो यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। वो खुद गिरी है। मैंने आपको उसके गिरने की खबर दी थी। तुम्हें कैसे पता चला कि वो गिरी है और उसकी बाएं टांग टूट गई है? किसी बताने वाले ने बताया था। शायद किसी की रूह थी, नागफनी की रूह। मैंने महसूस किया उसके पांव आहिस्ता आहिस्ता कांप रहे थे। जी नहीं, नागफनी की रूह उस हसन आरा के जिस्म में है जो फूल का है, लेकिन खुद फूल उस जिस्म में नहीं है। मेरे अल्फाज का गोरख धंधा उसकी समझ में आया नहीं। इसका अंदाजा उसके चेहरे से नहीं हो सका। थोड़ी देर कबल हंसता मुस्कुराता चेहरा बिल्कुल स्पार्ट सा होकर रह गया। अब क्या होगा? उसने कहा। वही होगा जो हड्डी टूटने वालों का होता है। मैंने बड़े पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। अस्पताल वाले हड्डी बिठा देंगे, फिर प्लास्टर लगाया जाएगा और जब प्लास्टर उतरेगा तो आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी। पूरे यकीन से ये बात कह रहे हो? जी हाँ। आप मुहर्रर से लिखवा कर मेरे दस्तखत करा लीजिए और अंगूठा भी लगवा लीजिए। मेरा ख्याल था वो मुस्कुराने लगेगा, लेकिन उस पर उल्टा ही असर हुआ। यूं लगा जैसे वो रो पड़ेगा। नदीम, उसने कहा, मेरे भाई, मैं माजरत ख्वाह हूं। एक ज़ाब्ते की कार्रवाई थी जो अंजाम दी गई है। तुम्हारी जगह मेरा बाप या बेटा होता तो उसके साथ भी कमोबेश ऐसा ही सलूक किया जाता। नाराज मत होना। मैं अपनी सी हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। वैसे मेरा ख्याल है तुम्हारे वालिदैन कोशिश करें तो कल दोपहर तक तुम्हारी रिहाई अमल में आ सकती है। लफ्ज़ रिहाई से ये ना समझ लेना कि खुदा ना खास्ता तुम कैद में हो। जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं आएंगे तुम लॉकअप में इतने ही आराम से रहोगे जितने आराम से अपने कमरे में रहते हो। फिर उसने फ़ोन उठाया, किसी का नंबर डायल किए। दूसरी जानिब से जवाब मौसूल होने पर अपना तारुफ कराते हुए बोला, सर, अभी मेरी बीवी का फ़ोन आया था। मेरी बेटी अचानक छत से गिर गई है।
जान बच गई सर, टांग की हड्डी टूट गई है। जी हाँ, अस्पताल में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह सवेरे ही ड्यूटी पर वापस आऊँगा, दुआ कीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको इतला करना जरूरी था सर। खुदा हाफिज सर। फोन रखकर उसने मेज पर रखी हुई घंटी बजाई। अर्दली हस्बे मामूल अंदर आकर अटेंशन हो गया। इस वक्त लॉकअप में कितने लोग हैं? वही सुबह वाले दोनों बदमाश है जी। औरतों वाले हिस्से में? उसमें कोई नहीं है जी, अर्दली ने कहा। हेड साहब ने अपना बिस्तर लगाया हुआ है, वो दोपहर को वहीं कैलोला करते हैं। वहाँ खटमल और मच्छर तो नहीं है? नहीं जनाब, वहाँ तो हेड साहब पाबंदी से सुबह शाम स्प्रे करवाते हैं। बिस्तर को खूब अच्छी तरह साफ कराकर उस पर नई चादर लगवा देना। सामने वाले ड्राई क्लीनर की दुकान से अच्छी और साफ सुथरी चादर मिल जाएगी। कहना सुबह को वापस कर देंगे। बिस्तर ठीक ठाक हो जाए तो नदीम मियाँ को वहां ले जाना। किसको जी? इन साहब को। उसने मेरी तरफ इशारा किया। और देखो इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचने पाए, इनकी सारी जरूरियात पूरी की जाए, क्या समझे? समझ गया जी, अर्दली बोला। बिस्तर को झाड़कर ड्राई क्लीनर के हाथ से साफ सुथरी चादर लगाई जाए, फिर इन छोटे साहब को वहां पहुंचा दिया जाए और इनकी हर बात का ख्याल रखा जाए। छोटे साहब आपके कोई भाईबंद हैं जी? भाईबंद से भी ज्यादा हैं। उसके जाने के कुछ देर बाद मुझे लॉकअप के उस हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया जहां हेड कांस्टेबल दोपहर के वक्त आराम करता था। अच्छा आरामदेह बिस्तर था, चादर भी नहीं थी। बिस्तर पर लेटा तो ऐसा मालूम हुआ जैसे अम्मा जी ने गोद ले लिया हो। आंखें बंद हो गईं, गनूदगी तारी हो गई। रात गई आंख खुली तो एहसास हुआ कि सुबह का भूखा हूं। पेट पर हाथ फेरा तो वो पिचक कर पीठ से जा लगा। सलाखों वाले दरवाजे के पास जाकर मैंने जोर जोर से आवाजें दी, कोई है? अरे कोई है? दूर दूर तक कोई नहीं था। एसएचओ के कमरे की ट्यूबलाइट्स बदस्तूर रोशन थीं। फिर अचानक वहां से रोने पीटने और मार धाड़ की आवाजें आना शुरू हो गईं। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी रूहों ने इकट्ठा होकर थाने वालों पर हमला कर दिया हो। लेकिन ये मेरी खामख्याली थी। लॉकअप के बाहर पहरा देने वाला कांस्टेबल एसएचओ के कमरे से निकल आया तो उससे पता चला कि एक नकबजन को रंगे हाथों पकड़कर थाने में लाया गया है और थाने का अमला बारी बारी उस पर अपने घोंसों और मुक्कों की ताकत का अंदाजा कर रहा है। जिसके घोंसों पर नकबजन की चीखें निकलने लगती हैं वो कामयाब करार पाता है, और जिसके घोंसों पर नकबजन मुंह बसोर कर या आप भर कर रह जाए उसे नाकाम समझ लिया जाता है। उसने ये भी बताया कि थाने का ये खेल वहां के रोजमर्रा के मामलात में शामिल है। नाकाम होने वालों को अगले रोज थाने में मौजूद सारे अमले को 2-2 गुलाब जामुनें खिलानी पड़ती हैं। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है। क्यों? भूख क्यों लग रही है? फिर उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया। जिस वक्त यहाँ खाना दिया जा रहा था तुम एसएचओ साहब के कमरे में थे। अब इतनी रात गई, क्या हो सकता है? अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ। सुबह को एक रोटी की बजाय 2 रोटियां खा लेना। वो कबाब और चपातियां कहाँ हैं जिसका एसएचओ साहब ने मेरे लिए ऑर्डर दिया था? अच्छा, तो कबाब और चपातियां तुम्हारे लिए आई थीं? वो तो हम सब ने खा ली। मुश्किल से 2 निवाले हमारे हिस्से में आए। मैं एसएचओ साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा। कर देना, उसने मुंह बनाकर गाली बकी। जाओ अब अच्छे बच्चों की तरह अपने बिस्तर पर लेट जाओ और अंगूठा चूसते हुए सो जाओ। मुझे भूख लग रही है। अंगूठा चूसने से भूख कम हो जाएगी। तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। पेट बड़ा बुद्धू होता है। अंगूठा चूसा जाए तो समझ बैठता है कि खाना खाया जा रहा है। एसएचओ साहब ने कहा था मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। हमने तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि तुम हमें तकलीफ पहुंचा रहे हो। भला ये भी कोई वक्त है खाना मांगने का? उन्होंने कहा था मेरी सारी जरूरियात पूरी की जाएं। बस एक खाना ही तो नहीं खिलाया है। बाकी ऐसी कौन सी बात है जो पूरी ना की गई हो? कोई लीडर भी लॉकअप में इतने यश नहीं करता होगा जितने तुम कर रहे हो। मैंने दोपहर को भी खाना नहीं खाया। बहुत अच्छा किया। दोपहर को जो चीज दाल के तौर पर भेजी गई थी वो दाल की हंडिया का धोवन था। अब किसी अफसर को बुलाओ। मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वो बोला। और यहाँ से आवाज देना गुस्ताखी और बेअदबी है। थोड़ी देर पहले तो तुम ड्यूटी पर नहीं थे। एसएचओ साहब के कमरे में मारपीट का मुकाबला देखने गए हुए थे। उस वक्त तुम सो रहे थे और सोता हुआ शख्स सलाखें काटकर फरार नहीं हो सकता। अब जाग रहे हो और हीले से मुझे हटाकर यहाँ से फरार हो जाना चाहते हो। खुदा गारत करे तुम्हें, मैंने गुस्से से कहा और पैर पटकता हुआ बिस्तर पर जा लेटा। गिरदोपेश के कई साए मेरी बेबसी और बेचारगी पर सुनाई ना देने वाले कह लगाने लगे। मैं दोपहर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। भूख की वजह से नींद उड़ चुकी थी। दिमाग सही तौर पर काम नहीं कर रहा था। बिलाखिर मजबूर होकर मैंने मुंह में अंगूठा दबाया और बच्चों की तरह चुस चुस करके उसे चूसने लगा। मुहाफिज कांस्टेबल ने दुरुस्त कहा था, कदरे सुकून मिला। पेट की आग ठंडी होने लगी और इसी आलम में मुझे नींद आ गई।